बीजेपी की सरकार बड़ी आसानी से बना रही है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अपनी सीटें भी बढ़ रही हैं ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर सर्वे, ज़्यादातर पोल्स में इसी चीज़ की निकलकर सामने आया है। कांग्रेस का प्रदर्शन इंप्रूव नहीं हुआ है, जो अब तक के फिगर्स हमारे सामने हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के। ये देखिए अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े अब आपके सामने हैं, जिसको निचोड़ आप कह सकते हैं कि पोल ऑफ एग्जिट पोल है। इंडिया न्यूज 371 एनडीए को दे रहा है, जन की बात 362 से 392 दे रहा है, न्यूज नेशन 342 से 378 दे रहा है, रिपब्लिक भारत 368 दे रहा है और रिपब्लिक टीवी का 359 दे रहा है। यानी हर जगह पे फिगर जो है वो मिनिमम 342 है और मैक्सिमम 392 तक एनडीए का जा रहा है, यानी 400 का फिगर भी टच करती हुई दिखाई देती है। इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, इंडिया न्यूज 125, जन की बात 141 से 161, न्यूज नेशन 153 से 169, रिपब्लिक भारत 125, रिपब्लिक टीवी 154। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक इंप्रूवमेंट विपक्ष की सीटों में नहीं होता दिखाई दे रहा है। अदर्स का खाता मेरे ख्याल से सिकुड़ रहा है, 14 के मुकाबले 19 के मुकाबले 47 इंडिया न्यूज, जन की बात 10 से 20, न्यूज नेशन 21 से 23, रिपब्लिक भारत 50 और रिपब्लिक टीवी 30। ये मोटा मोटी पिक्चर है अभी तक के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की, जिसकी सबसे बड़ी खबर, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन निकलकर ये सामने आ रही है कि एनडीए अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करता हुआ यहां पर दिखाई देता है। और अगर स्टेट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं सुमित, तो उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नंबर्स आ रहे हैं, इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स एनडीए को 69 दे रहा है, जन की बात 68 to 74, न्यूज नेशन 67, रिपब्लिक भारत मैट्रीज का नंबर है 69 to 74 और रिपब्लिक टीवी पी मार्क का नंबर है 69। शुभेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी ग्राफिक वॉल पे शुभेंदु इस वक्त मौजूद है। शुभेंदु, स्टेट वाइज डिटेल्स जो आ रहे हैं प्लीज समझाइए इसको जरा। जी, तो ये जो डिटेल्स आ रहे हैं सुमित, ये साफ तौर पे ये दिखा रहे हैं कि 371 350 से ऊपर है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, संजय जी और आरती जयरथ। संजय जी, आप इसमें से किस नंबर को सबसे क्लोज मानते हैं, क्योंकि सीएसडीएस ने भी अपना सर्वे किया है? किसको क्लोज मानते हैं? उसको क्लोज मानते हैं जो जिसका सबसे कम आकलन एनडीए के लिए है और सबसे ज्यादा आकलन इंडिया के लिए है। कहने का मतलब न्यूज नेशन का जो पोल दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, मुझे लगता है वो शायद हकीकत के करीब है। न्यूज नेशन इंडिया जो है, अब सवाल यह है कि 4 तारीख को पता चलेगा सच आंकड़े क्या थे। इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है न्यूज नेशन का आंकड़ा जो है वो सबसे नजदीक और लेकिन उनका जो रेंज है वो 35 सीट्स का रेंज है। रेंज बहुत बड़ा है। अगर यूं कहूं कि न्यूज नेशन का जो एनडीए का जो आंकड़ा है, जो निचला आंकड़ा है, उसके तरफ मैं ज्यादा एक तरह से झुका हुआ दिखाई पड़ता हूं। और इंडिया गठबंधन के लिए जो उनका अपर आंकड़ा है 169 170 का, मुझे लगता है कि वहां उसके करीब कहीं इंडिया गठबंधन अटकता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑलमोस्ट पिछली बार जैसी चीजें हैं, 303 के आसपास बीजेपी। अगर इन एग्जिट पोल के अनुमान को देखें तो लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी 300 का आंकड़ा नहीं छुएगी। और अगर 300 का आंकड़ा वो नहीं छू रही है, कहीं शायद 280 75 ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है इस वक्त। तो एनडीए के लिए 310 320 का आंकड़ा पार कर तो आपको लगता है कि एनडीए मोरल विक्ट्री के बारे में बोलेगी कि चलिए 400 तो टच नहीं करने दिया? हाँ, अगर इस तरह का रिजल्ट हो जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी तो है और एनडीए को 310 15 20 है, तो भी कम से कम इसका अलग अलग तरह से एनालिसिस हो सकता है। और एक एनालिसिस जरूर आएगा कुछ लोगों के द्वारा कि मोरल डिफीट है बीजेपी की, क्योंकि कहां आंकड़ा 370 का था, कहां टारगेट था 370 और वो अटक गए 300 पर। जी, संजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन कार्निवाल में आपका स्वागत है। संजय सर, किस नंबर पर आपकी निगाह टिक गई है? एग्जिट पोल में एक प्रकार का कंसेंसस है कि बीजेपी को अकेले को 300 के ऊपर, 300 से 325 के बीच, और एनडीए को
350 से 350 के बीच का नंबर मिलता हुआ दिख रहा है। ये कंसेंसस भी रेयर है। जाहिर है कि चैलेंजिंग माहौल में सारी एजेंसियों ने अपना हिसाब किताब जोड़ा होगा। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब पिछले दिनों में हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की थी कि माहौल बदल गया है, फंस गई है, लोकलाइज हो गया है, यहाँ तो कीन कॉन्टेस्ट है, इस तरह की बातें हो रही थी। उसमें अगर ऐसा कंसेंसस सामने आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल संभवतः सही होगा डायरेक्शनली। एग्जैक्ट सीट नंबर क्या होंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये नंबर होल्ड करते हैं, ये डायरेक्शन होल्ड करता है, तो बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। ये जीत संभवतः इम्फैटिक होने जा रही है। लेकिन बॉटम लाइन कभी मत भूलिए, व्हाट मैटर्स इज 272। उसके ऊपर जो है वो मिथ्या है, वो वैनिटी है, वो प्राइड है, वो इतिहास बनाने की बात है। लेकिन 272 की एनडीए सरकार लेड बाय मोदी और 304 के ऊपर की सरकार लेड बाय मोदी में क्वालिटेटिवली मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। इसी से जुड़ा सवाल है सर मेरा, नेहरू जी के बाद तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर एग्जिट पोल ठीक है, जैसे आप इशारा भी कर रहे हैं कि लगातार 3 चुनाव अपने दम पर जीतना, 272 प्लस लेकर आना, 282, 303 और ऑलमोस्ट फिर से गाड़ी वहीं आ रही है। स्टेचर कितना बड़ा, कितना बदलाव? ये बहुत बड़ा बदलाव होगा इस सेंस में कि तीसरी बार एक स्थायी सरकार, एक अकेली पार्टी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, हालांकि अलायंस के साथ चल रही है, वो आए। भारत जिस मुकाम पे है उसके लिए दुनिया भर में भी इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होने वाले हैं। और किसी भी पॉलिटिशियन को मालूम होता है कि पब्लिक में कब मूड किस बात से बदल सकता है। तो तीसरी बार जीत के आने के बाद ये जो सरकार है, मुझे लगता है कि ज़्यादा माइंडफुल होनी चाहिए उनको। अगर वो नहीं होंगे तो गलती करेंगे कि अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उनको इस बार परफॉर्मेंस के अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे कि प्राइड के आगे रियल लाइफ चेंज, रियल लाइफ ग्रोथ के बगैर चौथी इनकम्बेंसी के लिए जब जाएंगे तो फिर ऐसा माहौल नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू किया था उसमें मोदी 3.0 की चर्चा हुई थी। गवर्नेंस का पूरा रोड मैप तैयार है और क्लियर इंडिकेशन है कि अगले 100 दिन में क्या होगा। लेकिन इस नंबर्स की अगर चर्चा करें संजय सर, डायरेक्शनली सब एक तरफ जा रहे हैं। 300, सब लोग 350 को पार कर रहे हैं। एनेक्डोट्स की बात करते हैं क्योंकि आप हर स्टेट्स में गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में घूमे। एनेक्डोटली ये कितना पॉसिबल है? ये मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल लगता है, क्योंकि मैं उन थ्योरी से भी सहमत नहीं हूं कि कोई पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, चुनाव वेवलेस था। इनफैक्ट ये जो नंबर है, ये अगेन इस क्वालिफायर के साथ ही बात करनी चाहिए जो संजय जी या कोई भी एक्सपर्ट हमेशा लगाते हैं कि ये एग्जिट पोल है और बिल्कुल गलत निकल सकते हैं। बावजूद उसके अगर ये निकलता है नंबर जो है सही, तो उसका मतलब ये है कि एक प्रकार के मोदी जी के फेवर में एक प्रकार की लहर है। क्योंकि तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े देश जिसके बारे में हम कहते हैं कि अनगवर्नेबल कंट्री है, उसमें ऐसा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इन नंबरों के बेसिस पे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद जो रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे हम बंटवारा करते हैं उसका और सेक्युलराइजेशन हो जाएगा। फिर संजय जी के आंकड़े को हमको देखना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर, सिर्फ मोदी फैक्टर ने कितना काम किया, कि अगर वो ना होते और सिर्फ बीजेपी को वोट देना होता तो कितने लोग वोट देते। तो मोदी का प्रीमियम फैक्टर यहाँ से घटा या बढ़ा, ये एक्चुअल रिजल्ट में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरी बात, सब जगह मुद्दे तो हैं, सवाल ये है कि नैरेटिव और रेटोरिक के बीच चुनाव लड़ने की कला, चुनाव लड़ने का विज्ञान, आखिरी वोटर को बूथ तक लाने का जज्बा और एग्जीक्यूशन किसके पास है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि आप शायद सबसे पॉपुलर पार्टी नहीं हैं, उसके बावजूद जीत जाएंगे क्योंकि आपने अपने समर्थकों का वोट डलवा लिया। मुझे इस बात का अफसोस होगा अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं कि या इंडिया अलायंस फॉट दिस इलेक्शन वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया। They fought it on social media. Then in that case, एक चीज सर और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो बात अभी संजय जी ने कही कि अगर 370 नहीं आ रही हैं, जो रुमारिया भी कह रही थी कि मॉरल डिफीट, कुछ लोग कहेंगे भाई 370 आप कह दे लेकिन आप 300 पे रुक गए आके, तो ये मॉरल डिफीट बीजेपी की ज्यादा है या अपोजिशन की ज्यादा है कि तीसरी बार में भी इतनी आपके पास अगर हवा चल रही थी, आप जीत सकते थे और आप नहीं जीत पाए?
देखिए, ये सवाल अब हमको लगता है कि 4 जून के लिए थोड़ा इसका गहन विश्लेषण हम लोग छोड़ दें कि विपक्ष ने एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों और कैसे हाथ से जाने दिया होगा, अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं तो। बाकी जो बातें हैं ना, वो तो अब बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि 272 के आगे जो बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब 400 आपने बोला था, अरे भाई मैं 543 क्यों ना बोलूं? बोला उन्होंने इंटरव्यूज में, पीएम ने। बिल्कुल, मैं सारी सीटें जीतना चाहता हूं, मैं क्यों ना बोलूं? तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यू कैन क्वारल विद दैट 400 का नंबर। अगर 370-80 की एनडीए सरकार बनती है तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे साहब ने कहा कि हम लोग 295 सीटें कम से कम जीत रहे हैं, और एग्जिट पोल की जो पोल ऑफ पोल से वो कुछ और ही दिखा रहा है, 150 तक भी लेके नहीं जा देखिए, रहा है। 4 जून को जब तक क्लियर लीड स्टैब्लिश नहीं हो जाती है, तब तक खरगे साहब हो या कोई भी विपक्ष का नेता, उनसे यही एक्सपेक्टेड है कि वो बोले कि अभी भी हम जीत सकते हैं। तब तक उनको अपना बयान बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन नंबरों को देखते हुए उनको पहले से भी अंदाज था। देखिए, पूरा इलेक्शन निकल गया, हम लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि इंडिया अलायंस को पूरे को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि कलेक्टिव कन्वर्सेशन में कोई कन्विंस ही नहीं है। किसी ने ये चर्चा नहीं की कि ये कांग्रेस पार्टी अकेले कितनी सीटें लेकर के आएगी, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा सिर्फ ये हुई कि 400 मिलेगी या 300 मिलेगी या 250 मिलेगी, चर्चा ये हो रही थी। कोई ये चर्चा नहीं हो रही थी कि ये सरकार लौट नहीं रही है। इसीलिए इलेक्शन अभूतपूर्व है, असाधारण है, ऐतिहासिक है। और आरती जयरथ, अगर ये नंबर्स होल्ड करते हैं, क्योंकि देयर इज अ कैविएट, ये एग्जिट पोल्स है, तो ये तो एक वेव इलेक्शन हुआ ना, 350 से ऊपर, और ये वेव दिखता क्यों नहीं है फिर? और ये भी बात है जो सब चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट 2 फेजेस में वोटर्स बाहर नहीं निकले, और भाजपा के नेताओं का कहना था कि हम लोग कार्डर बेस्ड हैं, हम लोगों ने अपने वोटर्स को निकाला। ऑपोजिशन से सवाल पूछिए। नहीं, पर यही तो बात है कि वेव दिखा क्यों नहीं? जो लोग ज़मीन पे थे, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो रिपोर्टर्स गए थे बाहर, उनको अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये बिल्कुल वेव इलेक्शन है और वेव दिखना चाहिए था। जैसे 2014 में तो वेव दिख रहा था कि वैसे इवन 2014 में लोगों ने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिलेगी, खुद अपनी पार्टी के बल पे पूरी बहुमत मिलेगी। तो यही मुझे समझ में नहीं आता है कि जो हम लोग जाते हैं, या तो हम लोग प्रश्न ठीक नहीं पूछते हैं, या हम लोग बस हाईवे स्टॉप्स पे लोगों से बात करके अंदर नहीं जाते हैं, इसीलिए हमको ये पता नहीं चलता है। सोशल मीडिया देखते हैं, या हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँ कि अपनी इच्छाओं को अपना अनुमान के रूप में सामने रखा। हाँ। नहीं, और लेकिन मैम ये मैं बोलूंगी जरूर, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक चीज साफ था कि ऑपोजिशन ने इश्यूज को सरफेस पे तो जरूर लाया, जैसे बेरोजगारी की लोग चर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं थे। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर बेरोजगारी है तो ऑपोजिशन हम लोगों को नौकरी देगी, ये नहीं बोला। ऑपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो लिखा था कि हम 30 लाख पोस्ट जो खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम उसको फिल कर देंगे, वो तो लिखा था। पर मेन बात ये है कि देखिए, इलेक्शन जीतने का एक तरीका होता है। आप नैरेटिव बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने सही मुद्दे उठाए हैं, लोगों के मन की बात कही है, पर आप इसको वोट में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं, आप अपना वोटर को बाहर ला सकते हैं कि नहीं। ये जो चर्चा हो रही थी कि लो वोटर टर्नआउट, अगर ये आंकड़े सही हैं, ये नंबर सही हैं, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन का जो वोटर था वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि उनको बीजेपी का वोटर जो है वो बाहर निकला और बीजेपी जीत रही है। तो यही आई थिंक ये जो इलेक्शन मशीनरी है, जो बीजेपी ने बहुत मतलब मोदी और अमित शाह ने इतना फाइन ट्यून किया है कि ये एक बहुत फॉर्मिडेबल मशीनरी बन गई है पिछले 10 सालों में। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। संजय जी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, फिर दूसरे संजय जी के पास आता हूँ। वो ये सवाल है, क्या ऑपोजिशन ने इस चुनाव को ऐसे कर दिया शुरू से कि मोदी वर्सेस नो मोदी, हमको मोदी को हटाना है, हम क्या करने वाले हैं वो बताने की बजाय नकारात्मक साउंड करता था कि इनको हटाना है, पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा था अपोजिशन का कैंपेन। जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, क्या ये एक बड़ा लेक्यूना रहा उनके पूरे कैंपेन की डिजाइनिंग में? मोदी के साथ कैसे लड़ना है,
ये बात मौजूदा विपक्ष को 2029 तक भी समझ में आ जाए तो हम लोगों को आभारी होना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष में रहती है। इंस्टीट्यूशन ग्रैब हो गया, ये ऑटोक्रेट हो गए, मीडिया नतमस्तक हो गया, ये सब फजूल की बातें हैं। सुमेर, विपक्ष को अपना जो काम करना चाहिए उसमें वो क्यों फेल हुए इसको समझाने का बिंब सामने है मेरे। इस बार मोदी लेड बीजेपी ने विपक्ष को मिसलीड किया और वो सोशल मीडिया के इस अखाड़े में, इस रिंग में लड़ने के लिए उतरे हुए थे। यहां मोदी था ही नहीं, मोदी किसी और अखाड़े में था। वो अखाड़ा कहां है, दंगल कहां है, ये विपक्ष को पता नहीं था। ये विपक्ष सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज को गिन करके चुनाव की अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा था। ये मोदी को कंप्रीहेंड नहीं कर पाता, देश के मुद्दों को कंप्रीहेंड कर पाता है तो रिलेटेबल भाषा में बोल नहीं पाता, इसके पास कोई स्टोरी नहीं थी। ये दुख की बात है। ये हम तकलीफ से कह रहे हैं कि विपक्ष ने भारत के लोकतंत्र को ठगा है। आपने जो ये कहा कि ये अगर विपक्ष ने ठगा है तो लास्ट फ्यू फेजेस में इतना बस क्यों जनरेट हुआ? जैसा कि अभी आरती ने कहा वो यही है। जाहिर है कि इस बयान को आप चैलेंज कर सकती हैं क्योंकि ये ओपिनियन है, और वो ये है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को लेकर के अगर चीज़ों को देखने जाएंगे और उस सैंपल को ठीक से समझना नहीं चाहेंगे तो आप कभी भी भारत के वोटर से बात करोगे तो वो तो अपना दुखड़ा रोएगा। उसके जीवन में संघर्ष है। इससे कौन इनकार कर रहा है कि आपकी पीक पॉपुलैरिटी में अभी भी 38 से शायद 40% वोट होगा, 42 होगा, तो भी 58 आदमी तो आपके खिलाफ है। आप उसको एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए तो आप कैसे बीजेपी को फेल्योर या दोषी बता सकते हो? मेरा पॉइंट यह है कि विपक्ष को मोदी के सामने कौन का जवाब नहीं आया, विपक्ष को अपनी स्टोरी सेल करना नहीं आया, उसमें कंप्रिहेंशन नहीं था, उसमें कोहेजन नहीं था। टूटे हुए, हकलाते हुए एक दो वाक्य, एक दो सेंटेंसेस थे। इसीलिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने आप को परफॉर्म किया है इंडिया अलायंस बनाने से लेकर के इस प्रकार के कोलैप्स तक।